स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे क्या सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। साथ ही खबरों वाले शेयर्स पर भी फोकस करेंगे। ढेर सारे क्वार्टरली अपडेट्स अब आना शुरू हो चुके हैं चौथी तिमाही के नतीजों के पहले, तो वो तमाम स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। और इसके अलावा ब्रोकरेज रिपोर्ट भी इस बीच काफी सारी इंपॉर्टेंट आ रही हैं, वहां पर भी हमारी नजर होगी। और ग्लोबल मार्केट और कच्चे तेल की चाल फोकस में है ही, तो शुरुआत सबसे पहले वहीं से करते हैं। ग्लोबल संकेतों में सबसे पहले एशियाई बाजारों की अगर बात करें तो गिफ्ट निफ्टी से इस वक्त अच्छे संकेत हैं। हरे निशान में कारोबार कर रहा है गिफ्ट निफ्टी और 22,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, करीब 1.25% ऊपर। जापान के बाजार भी मजबूत हैं, करीब 650% माफ कीजिएगा 650 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन पब्लिक हॉलिडे के मौके पर आज चीन और हांगकांग के बाजार बंद रहेंगे, तो वहां से तो कोई संकेत नहीं है। लेकिन बाकी मार्केट्स पर अगर नजर डालें तो ठीक ठाक शुरुआत ही हो रही है एशियाई बाजारों की तरफ से। हमने देखा था कि जेरम पावेल की जब बयान आए और उनका कहना था कि ब्याज दरों में कटौती में जल्दबाजी नहीं करेंगे, उसके बाद दुनिया भर के बाजारों में दबाव था। लेकिन अब कहीं ना कहीं अब वहां से रिकवरी देखने को मिल रही है। वो काफी सारे कमेंट्स जो थे वो मार्केट अब डाइजेस्ट कर चुका है और अब एक रिकवरी हम देख रहे हैं दुनिया भर के बाजारों में। ऐसा ही कुछ हाल अमेरिकी बाजारों में भी कल देखने को मिला। डाउ जोन्स हल्के लाल निशान में बंद हुआ, लगातार तीसरे दिन वहां पर गिरावट थी। लेकिन S&P 500 और नैस्डैक को देखेंगे तो वो रिकवरी के साथ हरे निशान में बंद हुए। इंटेल में कल काफी ज्यादा गिरावट थी, 8% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली क्योंकि कंपनी ने ऑपरेटिंग घाटा दर्ज किया। उसके बाद हमने शेयर में दबाव देखा और इसी के चलते हम देख रहे थे कि डाउ जोन्स में भी दबाव था। लेकिन अन्य मेगा कैप जो टेक शेयर्स हैं उनकी बात करें तो वहां पर काफी अच्छी बढ़त थी। नेटफ्लिक्स और मेटा प्लेटफॉर्म के शेयर 2 से 2.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। इस बीच एडीपी जॉब रिपोर्ट के आंकड़े भी आए और वो अनुमान से बेहतर आंकड़े देखने को मिले हैं, जो कहीं ना कहीं फेड चेयरमैन के जो बयान है उसको कहीं ना कहीं वैलिडेट कर रहा है। और अब इकोनॉमी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। महंगाई के आंकड़े में कमी हम जरूर देख रहे हैं लेकिन अभी भी 2% लक्ष्य के ऊपर है। तो उन सबको देखते हुए फिलहाल जून में जो ब्याज दरों में कटौती की बात की जा रही थी उसकी संभावना अब काफी कम हो चुकी है और जॉब रिपोर्ट के आंकड़ों के बाद अब उसकी संभावना और ज्यादा तेज हो चुकी है। उसके बाद हमने देखा जब जॉब रिपोर्ट के आंकड़े उसके बाद बॉन्ड यील्ड्स में बढ़त देखने को मिली। 4.4% के पास ये आंकड़े पहुंच गए 2024 के ऊपरी स्तर पर, जिससे भी हमने बाजार में हल्का दबाव देखा। यूरोप के बाजार देखेंगे तो वो हरे निशान में बंद हुए। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो बॉन्ड यील्ड्स में तेजी थी, 4.4 के पास पहुंच चुके थे। डॉलर इंडेक्स 104 के पास अभी भी स्थिर है। सोने में लगातार तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि जैसा कि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि सोना इस वक्त सेफ हेवन के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से दुनिया भर के बाजारों में इस वक्त जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़े हुए हैं, तो हम देख रहे हैं कि सोने में लगातार जो तेजी है वो अभी भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रही है। कच्चा तेल भी कल 5 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंचा, $90 के आसपास अब कच्चा तेल पहुंच चुका है, जो कि भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव नहीं है। और ओपेक प्लस देशों की बैठक भी होने वाली है, तो बाजार की नज़र उस पर भी है। और उसके पहले हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में तेजी बनी हुई है। अगर 2024 के निचले स्तर से बात करें तो कच्चा तेल अभी तक 19% की बढ़त दिखा चुका है, तो इसका भी इम्पैक्ट हम भारतीय बाजारों पर देख रहे हैं। अब देखना होगा यहाँ से और किस तरह की चाल रहती है, आगे हम समझने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर भारतीय बाजारों के लिए बात करें तो संकेत ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं। कच्चा तेल एक कंसर्निंग फैक्टर जरूर है, उसको हम आगे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि कितना इम्पैक्ट आ सकता है भारतीय बाजारों पर, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या रहेगा। लेकिन कुल मिला के बात करें संकेत ठीक ठाक ही हैं आज भारतीय बाजारों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े देख लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में हम क्या करें। कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली हुई और 2214 करोड़ की कल कैश मार्केट में बिकवाली देखने को मिली है। और डीआईएस की तरफ से बात करें तो 1102 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में 1677 करोड़ की बिकवाली हुई है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन देखिए वहां पर लगभग 29,000 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। तो ऑप्शंस में जो एफआईआईज के डेटा हैं वो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। और कल बाजार में भी हमने देखा कि शुरुआत कमजोर हुई थी लेकिन उसके बाद बंद होते होते एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। हालांकि सपाट ही क्लोजिंग थी लेकिन एक रिकवरी के साथ बाजार बंद हुए और 22,400 के ऊपर ही यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो हरे निशान में हुई है।
आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है वीकली, तो उस लिहाज से भी देखना, माफ़ कीजिएगा, आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से भी देखना होगा कि आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे बाजार के लिए। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, जैसे हमने कल भी आपसे कहा था कि जो इंस्टीट्यूशनल का डाटा होता है बहुत हद तक सिग्नल देता है कि मार्केट के अंदर कहाँ पे क्या पोजीशनिंग हो रही है। और कल भी हमने आपको ये हिंट किया था कि जब इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाइंग आएगी और एफआईएस की होल्डिंग हल्की सी बढ़ी हुई होगी तो फिर आपका बाजार एक सपोर्ट बनाएगा। तो कल आपने एग्जैक्टली वही देखा, कल मार्केट ने फिर से एक सपोर्ट बना दिया और एक बेस बना हुआ है। अच्छी बात यह है कि बाजार पिछले 2 दिन से अपने सपोर्ट्स को अच्छे से बनाए रखा है। इसने जो सीरीज के अंदर एंटर किया था वहां पे अच्छे प्रीमियम्स के साथ एंटर किया था। प्रीमियम्स अभी भी हाई है। निफ्टी का प्रीमियम 100 पॉइंट से ऊपर है, बैंक निफ्टी का प्रीमियम 300 पॉइंट से ऊपर का है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि एफआईसी होल्डिंग कम नहीं हुई है, अभी भी वो 44-45% पर है, बट ज्यादा बढ़ भी नहीं रही है, वो बढ़ेगी भी नहीं अभी थोड़ी। हो सकता है इवेंट आ जाए, जैसे अभी आरबीआई की पॉलिसी चल रही है, उस इवेंट के बाद बढ़े, जैसे इवेंट से जस्ट थोड़ा पहले बढ़े, तो इस तरह की चीजें होंगी। तो उसके बाद एक मार्केट को एक नया बेस बनेगा, नया मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा। टिल जब तक ऐसा नहीं होता तब तक बाजार अपने एक रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करेगा और आपको वहीं पे ही हिट करवाएगा। एग्जाम्पल के लिए आते हैं पहले निफ्टी पे। निफ्टी का कल बिल्डअप कुछ भी नहीं था, 1/4% का भी नहीं था, तो ओपन इंटरेस्ट नहीं था, प्राइस एक्शन नहीं था, मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल फ्लैट बना। और अच्छी चीज ये हुई कि उसने अपने सपोर्ट को फिर से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ये सपोर्ट 22,200-300 की रेंज का है, जिसको मार्केट ने बहुत अच्छे से रखा हुआ है। दूसरा पॉइंट, इसका रेजिस्टेंस भी उतना ही टफ हो गया है। 550, 650 रेजिस्टेंस अभी पार नहीं हो रहा। आपने कई दिनों से मेरे मुंह से वर्ड सुन रहे होंगे कि रेजिस्टेंस पार नहीं हो रहा है, मार्केट के पास फ्यूल नहीं है। और मैं आपको बताऊं, कल भी आपका बिल्डअप नहीं बन रहा है। मार्केट का पोजिशनिंग अच्छी है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो आपके पास फ्यूल का, आप शॉर्ट कवरिंग के यहाँ तक आ गए हो, बट आगे चलने के लिए जो आपको पावर चाहिए वो भी एब्सेंट है। सिर्फ उसी पावर की ही वेट हो रही है। वो किसी न किसी ट्रिगर के साथ आ सकती है, वो इंस्टीट्यूशन के साथ आ सकती है। अदरवाइज अगर वो नहीं आएगी तो मार्केट यहीं पे रोमिंग अराउंड करेगा। तो फिलहाल अभी आपका 550, 650 एक रेजिस्टेंस एरिया है, सपोर्ट एरिया 22,200-300 का है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी क्रिटिकली ज्यादा बेहतर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन पर भी है। यहाँ से चलेगा तो कम से कम 500 से 700 पॉइंट का मूव देगा, और अगर ये नहीं चला यहाँ से तो फिर ये 500 से 700 पॉइंट आपके लेके भी जा सकता है वापस से। तो आपको थोड़ा अवेयर रहना होगा। अब आप मेरे से पूछेंगे प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी तेजी की ज्यादा है, ऊपर आने के चांसेस ज्यादा है। 60% चांसेस है कि ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा अपने आप को 400 से 500 पॉइंट। आपका जो पहला टारगेट होगा वो 47,800 का और 48,000 का फिलहाल अभी टारगेट बनेगा। सपोर्ट एरिया आपका 47,300, 47,000 का सीरीज का सपोर्ट एरिया है। दोनों ही कंडीशन में, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, ना ही एवरेज करें ना ही ज्यादा हैवी पोजीशंस रखें। टोटल पोर्टफोलियो की 20% पोजीशंस होनी चाहिए। अगर ले रखी है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करें। थोड़े लॉट रखेंगे तो भी बड़ा पैसा बन सकता है, जरूरी नहीं है कि ज्यादा लॉट से ही पैसा बनेगा। एक और पॉइंट, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर्स हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग को थोड़ा संभल कर करें, क्योंकि मार्केट क्या है, आपको पिछले 2 दिन से आप चेक कर लो, निफ्टी को 50 पॉइंट भी ऊपर नीचे करना भारी पड़ रहा है। तो आपके प्रीमियम नहीं आ रहे होंगे, ना ही कॉल्स के पैसे बन रहे होंगे, ना ही पुट्स वालों के। तो इसलिए चर्निंग हो रही है और ऑप्शंस के प्रीमियम्स को खाया जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहे। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, बट बैंक निफ्टी भी कल अगर आप मूवमेंट चेक कर लेंगे तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं था शुरुआत का पहला आधा घंटा छोड़ने के बाद। उसके बाद बाजार डल हो गया था। तो इसलिए आपको ऑप्शंस के अंदर थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। राइटर्स है तो ठीक है, बिना राइटर्स हो तो फिर आप मार्केट के अंदर ऑप्शंस के जरिए इंडेक्स ट्रेड मत करो, स्टॉक्स में रखो ध्यान। 3 शेयर F&O बैन में है, उसमें से 2 मेटल के शेयर है, सेल और हिंदुस्तान कॉपर। इसलिए क्या रखें, मेटल्स के अंदर तेजी बनाई हुई है, या तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं या तो हल्का हल्का प्रॉफिट भी बुक करें, क्योंकि मेटल्स में जो बैन में जाने वाले शेयर्स हैं ना, उनकी तादाद बढ़ रही है। 3 में से 2 तो मेटल के ही हो गए और एक कंट्रोवर्शियल शेयर जी भी है, जो हमने आपको फर्स्ट डे नोटिस करवा दिया था। कुल मिला के मार्केट का सेटअप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्लोबल मार्केट भी फेवर में है। अगर नहीं भी होते तो मार्केट उसको ज्यादा डिस्काउंट करके चलता है, उसकी प्रॉब्लम नहीं लेता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। तो मार्केट का सेटअप अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और F&O बैन में जो शेयर्स हैं वो भी हमने आपको बताया। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए बाजार पर। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आज के लिए रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं वो 550 से 650 का है, और बैंक निफ्टी की लेवल्स भी हमने आपको बताया, तो इन लेवल्स पर नज़र रखिए।
अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट एक्सपर्ट को भी जोड़ लेते हैं अपने साथ। लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। अंशुल जी, थैंक यू सो मच इजी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर और किन शेयरों में ट्रेड करें? नमस्कार पूजा जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। पूजा जी, शुरुआत करूंगा डिम्पी जी की बात को कैरी फॉरवर्ड करते हुए। जैसा डिम्पी जी ने कहा कि रेजिस्टेंस पार होने के लिए फ्यूल नहीं है मार्केट में, और फ्यूल टंकी फुल कब होगी ये पता चलता है ब्रेथ इंडिकेटर से। और फिलहाल ब्रेथ इंडिकेटर जो है ये काफी ओवरबॉट है। लगभग 18% स्टॉक्स की डेली आरएसआई ओवरबॉट जोन में। स्टॉक्स अब 5 डेज इन ए रो 400 प्लस हैं, और पिछले 3 महीने में 5 बार ऐसा हुआ है कि 18% से ऊपर स्टॉक्स की आरएसआई डेली पे ओवरबॉट रही है, और 5 में से 4 बार इंडेक्स 5 से 8 दिन साइडवेज गया और एक बार करेक्ट हुआ है। तो मोमेंटम क्योंकि स्ट्रांग है, इसलिए मेरे को लग रहा है कि करंट ये जो मूव है ये भी 5 से 8 दिन साइडवेज ही करेक्शन रहेगा, और उसके बाद हम रेजिस्टेंस पार करेंगे 22,550 का। 22,700 22,750 हमारा टारगेट है। 3 टाइट क्लोजेस डेली चार्ट पे आ चुके हैं। प्रोबेबली ये स्ट्रेच होके 5 टाइट क्लोजेस होगा और उसके बाद ब्रेकआउट आएगा। तो जैसा डिम्पी जी ने कहा, ऑप्शन बायर्स को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि साइडवेज मार्केट में प्रीमियम बहुत तेजी से करते हैं। एक बार जहां 22,550 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, लॉन्ग करके चलना चाहिए। 22,700 22,850 मिलेगा। दूसरा, एचडीएफसी बैंक पे लगभग 40 दिन का कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया है। वहां 1510 1530 तक की रैली लग रही है। तो बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट्स अगर हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 48,000 48,500 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक, जैसा डिम्पी जी ने कहा, मैं भी उससे एग्री करता हूँ कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रखना चाहिए, और कोई भी चीज फ्रेश खरीदने के लिए पहले कैपिटल फ्री करना चाहिए। तो 3 स्टॉक्स की अपडेट दे दूं। सेल 125.50 में बाई दिया था, 153 रुपए हो गया है, वहां प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इंडिया बुल रियल एस्टेट 114 से 131 रुपए आ गया है, वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तीसरा स्टॉक रिको ऑटो 138 से 157 आ गया है, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अब जब कैपिटल फ्री हो गई है तो फ्रेश बाइंग करनी चाहिए हाईटेक में। हाईटेक में अगर देखें तो लगभग 100 वीक्स के ऊपर का वीकली कप एंड हैंडल ब्रेकआउट है, और स्टॉक में बहुत बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया है। करंट मार्केट प्राइस से बाई करना चाहिए 141 के आसपास। 135.50 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 155.50 का पेसिमिस्टिक टारगेट रहेगा, क्योंकि तब तक मिड कैप निफ्टी भी अपना जो मेजर रेजिस्टेंस है 11,000 11,100 उसको टच कर लेगा। तो वहां से मिड कैप्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। दूसरा काउंटर रहेगा जमुना ऑटो। 138.50 में बाई करना है। 132.50 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 152.50 का टारगेट रहेगा। दोनों स्टॉप लॉसेस क्लोजिंग बेसिस पे लगाना है। तो ये 2 मिड कैप काउंटर्स बाई रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है, थैंक यू अंशुल आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो जामना ऑटो पर नजर रखिए, क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस आपको लगाना है 132 का जामना ऑटो में। और हाईटेक पाइप्स पर भी खरीदारी करने की सलाह 155 के लक्ष्य के लिए। दोनों मिड कैप काउंटर्स पर सलाह आज अंशुल जी की तरफ से। चलिए, ये तो बात हुई बाजार की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं खबरों वाले शेयर्स का। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शुरुआत कर लिए, कौन कौन सी कंपनियों के बिजनेस अपडेट्स आए? जी बिल्कुल, Q4 अपडेट्स पे जो है आज शानदार अपडेट्स देखने मिले हैं। सबसे पहले एवेन्यू सुपरमार्ट्स के आंकड़े देखेंगे। रेवेन्यू देखें तो लगभग 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ा है, लेकिन इंपॉर्टेंटली 24 स्टोर्स जो है इस क्वार्टर में ऐड किए गए हैं, और ये अनुमान से बेहतर है। तो आज स्टॉक में तेज़ी भी देखने मिल सकती है। और हाल ही में हमने अपग्रेड्स भी देखा था फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस का, और CLSA का भी रिसेंटली आया था। RBL की बात करें तो इनके स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। एडवांसेस डिपॉजिट्स इनमें भी बहुत अच्छा ग्रोथ देखने मिला है, अनुमान से बेहतर आया है, और कासा रेशियो में भी सीक्वेंशियल इम्प्रूवमेंट देखने मिला है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी बैंक तो छोटा साइज का है, लेकिन जो नतीजे आए हैं ऑपरेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। डिसबर्समेंट्स में 36% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ोतरी हुआ, और कासा रेशियो भी इम्प्रूव हुआ। LT फाइनेंस लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया। रिटेल लोन बुक में 30% का ग्रोथ आया। हालांकि पूना वाला फिनकाप देर रात इनके भी नंबर्स आए थे। यहाँ पे डिस्बर्समेंट्स देखें तो सबसे ज़्यादा तिमाही की जो डिस्बर्समेंट से कंपनी ने रिकॉर्ड किए, 50% से ज़्यादा का ग्रोथ ईयर ऑन बेसिस पे आया। और AUM उनकी बात करें तो यहाँ पे भी 54% का ग्रोथ देखने मिला है। तो ओवरऑल जो है फाइनेंशियल्स के जो आप नतीजे कहेंगे वो अनुमान से बेहतर आए Q4 अपडेट्स में, और एवेन्यू सुपरमार्ट्स भी एक स्टैंड आउट परफॉर्मर रहा है।
खबरों वाले शेयर्स पे भी फोकस कर लेते हैं। आज वोडाफोन आइडिया भी फोकस में रहेगा। 6 अप्रैल को अहम बोर्ड मीटिंग है और यहाँ पे कंपनी जो है प्रपोजल लेगी कैसे कन्वर्टेबल शेयर्स का जो है वो कैपिटल फंड रेज कर सकती है। लगभग 2075 करोड़ का ये आंकड़ा है। और इसके अलावा केईसी इंटरनेशनल भी फोकस में रहेगा। 816 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर जो है उन्हें मिला है भारत में और ग्लोबली, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से देखने मिली है। अब अगर बात करें तो ब्रिगेड भी जो है फोकस में रहेगा। उन कंपनी ने जो है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन कर लिया है ऑफिस स्पेस के लिए बेंगलुरु में और इसका लगभग वैल्यू आता है 340 करोड़ रुपए। ब्लू स्टार के लिए लेकिन एक नेगेटिव न्यूज़ ज़रूर है। उनकी जो जेवे पार्टनर है WJ टावल, उनके साथ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हो रहा है और अब जो WJ टावल है उन्होंने जो है मांगा है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स से लगभग 224 करोड़ का और उसके अलावा एक छोटा टैक्स डिमांड भी कंपनी को आया है। तो दोनों ही नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है ब्लू स्टार के लिए, तो उसको भी ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। और ऑफकोर्स GE पावर कल के ट्रेड में बहुत स्ट्रॉन्ग जो है मूवमेंट देखने मिला था और बहुत अच्छी मूवमेंट आई थी। जो उनकी जो पेरेंट कंपनी है वहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग देखने मिली थी, लेकिन आज भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आया है। 2 ऑर्डर आए हैं। 775 करोड़ का टोटल कंबाइंड ऑर्डर आया है जयप्रकाश पावर वेंचर्स को लेके मशीनरीज के लिए। तो यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है और लगता है कि स्टॉक आज भी तेज़ी दिखा सकता है और अगले 2 सेशन में जो पिछले 2 सेशन में जो वॉल्यूम्स ग्रोथ आई थी वो कंटिन्यू हो सकती है। तो ये थे हमारे Q4 अपडेट्स और खबरों वाले शेयर्स जिस पे आज आपको फोकस रखना चाहिए। राइट है, तो ये खबरों वाले शेयर्स और काफ़ी सारे बिजनेस अपडेट्स भी आए हैं। स्ट्रॉन्ग नंबर ज़्यादातर देखने को मिले हैं, उसका असर आज इन स्टॉक्स पर भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ। कहाँ नज़र रखें, रणनीति क्या बताएं, ये हमारे साथ बताने के लिए हमारे साथ भाविक पटेल जी मौजूद हैं ट्रेड बुल्स सिक्योरिटी से। भाविक जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। क्या करें सोने चांदी में, लगातार रिकॉर्ड तेजी हम देख रहे हैं। अब अगले लेवल्स क्या देख रहे हैं और जो जिनके पास है क्या उन्हें स्टॉप लॉसेस यहाँ से रिवाइज करते रहना चाहिए या फिर थोड़ा मुनाफा बुक करना शुरू करना चाहिए अब यहाँ पर? गुड मॉर्निंग। आई थिंक मुनाफा बुक करना चाहिए क्योंकि गोल्ड और सिल्वर दोनों 7 दिन से हम लगातार देख रहे हैं नए रिकॉर्ड हाई पे बना रहे हैं। आई थिंक अभी थोड़ा बबल जरूर से हो चुका है और आई थिंक ये रैली है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो डेफिनेटली अगर किसी को नई पोजीशन लेनी है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से, और अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो थोड़ा नफा वसूली जरूर से कीजिए। बट अभी भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। शॉर्ट पोजीशन अभी भी नहीं क्रिएट करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि गोल्ड 70,000 से 7200 तक दिख सकते हैं आज के दिन, तो थोड़ी भी डिप मिलती है तो बाय कर सकते हैं 69,400 के स्टॉप लॉस से। और सिल्वर की भी बात करें तो 78,500 के करीब अगर मिलती है तो 79,400 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। बट इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 78,000 का स्ट्रिक्टली। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर में ये रणनीति काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं, तो अब समय सही है धीरे धीरे अपना मुनाफा भी बुक करते रहिए अगर आप ट्रेडर्स हैं तो, क्योंकि थोड़ा करेक्शन आ सकता है। बाकी बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनाकर चले गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। भाभी जी, कच्चे तेल पर क्या सलाह देंगे आप? देखिए, कच्चे तेल में कल थोड़ा बहुत साइडवेज करेक्शन देखने को मिला था। जो यूएस की इन्वेंट्री आए थे वो थोड़े बढ़ के आए थे, बट अभी भी जो यूक्रेन लगातार रशिया के रिफाइनरीज पे हमले कर रहा है तो उसकी वजह से सप्लाई कम है। आई थिंक ओवरऑल बायस ऊपर ही रहेगा। तो आज के दिन भी अगर थोड़ा डिप मिलता है 7080 के करीब तो बाय कर सकते हैं 7150 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7040 का। ओके, तो ये है सलाह कच्चे तेल पर। और भाभी जी, आखिर में बेस मेटल्स, वहां पर मौके कहाँ दिख रहे हैं आप? बेस मेटल्स में आई थिंक जिंक मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। कॉपर अगर देखें तो 790 के करीब आ चुका है, तो अभी आई थिंक कॉपर में रनअप काफी हो चुका है। जिंक है कि जहाँ पे अभी भी 226 से 228 की जगह है। आई थिंक जिंक मुझे लग रहा है कि आज के दिन अच्छा रहेगा बाय करने के लिए, तो 223 के करीब बाय कर सकते हैं 226 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 22150 का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाविक आपका ये रणनीति बताने के लिए। तो आज सभी स्पेस में तेजी करने की सलाह है। जिंक में आप तेजी करके चल सकते हैं 226 के लक्ष्य के लिए। कच्चे तेल में अभी भी खरीदारी के मौके दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर 7150 तक के टारगेट आ सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 7040 का। और सोने चांदी में भी तेजी करने की सलाह है, लेकिन एक और सलाह आपको भी दी जा रही है कि ये जो तेजी है हल्का करेक्शन आ सकता है
तो मुनाफा अपने बांधते हुए भी चलें सोने चांदी में। ये है सलाह भाभी जी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक खास पेशकश, इंश्योरेंस महाकुंभ। क्या कुछ होने वाला है, कौन कौन से गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और इंश्योरेंस महाकुंभ में किस किस टॉपिक पर फोकस रहेगा, आइए आपको उसकी एक झलक दिखा देते हैं। भारत में इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, जो एक सकारात्मक बदलाव है। हमारे नियामक IRDAI और भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल को प्राप्त करना है। ET Now स्वदेश को इंश्योरेंस महाकुंभ के आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। क्या इंश्योरेंस कंपनीज पे भरोसा किया जा सकता है? क्या मैंने जो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है वो सही है? क्यों कैशलेस होने के बावजूद भी मुझे हॉस्पिटल के धक्के खाने पड़े? ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस से जुड़े सवालों पे चर्चा होगी इंश्योरेंस महाकुंभ में, सिर्फ ET Now स्वदेश। ये बहुत खुशी मिल रही है मुझे ये सुन के कि ET Now जैसे एक जाना पहचाना मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट इंश्योरेंस महाकुंभ कंडक्ट कर रही है। इस देश में इंश्योरेंस का अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ET Now एक पूरा दिन का एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं महाकुंभ के नाम पे, जहाँ पे ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री आएंगे उधर और बहुत सारी चर्चा होगी इंश्योरेंस के बारे में। हमारी शुभकामनाएं आपका महाकुंभ के लिए। देश में इंश्योरेंस से जुड़ी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। ET Now स्वदेश इंश्योरेंस महाकुंभ के जरिए ये प्रयास कर रहा है। इंश्योरेंस का महत्व सभी को जानना समझना जरूरी है। ET Now स्वदेश को इंश्योरेंस महाकुंभ के लिए बधाई। खर्च की बात, निवेश की बात, बचत की बात, अब होगी बीमा की बात। ET Now स्वदेश लेकर आ रहा है इंश्योरेंस का सबसे बड़ा आयोजन। ET Now स्वदेश पर दिग्गज बताएंगे बीमा की तमाम बारीकियां। बेफिक्र जिंदगी और जोखिम से सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस क्यों है जरूरी। समझेंगे लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर मोटर इंश्योरेंस के सभी पेज। एक्सपर्ट्स देंगे इंश्योरेंस से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब। 6 अप्रैल को सुबह 10 बजे से लगातार ET Now स्वदेश इंश्योरेंस महाकुंभ। ET Now स्वदेश, बढ़ो बदलो देश के साथ। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा इवेंट जिसमें कि इंडस्ट्री के दिग्गज एक्सपर्ट और पूरा पैनल जुड़ेगा हमारे साथ, जो कि इंश्योरेंस की बारीकियों को, छोटे छोटे चीज़ों को आपके सामने हम रखेंगे और उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। 6 अप्रैल को इंश्योरेंस महाकुंभ में, इसे मिस मत करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट पर। हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। आशीषा बताइए। सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है पाइप सेगमेंट्स पर, उसकी बात करेंगे। उसमें 2 स्टॉक्स की उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज। एस्ट्रल जहां खरीदारी की राय दी है और 2300 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है, और प्रिंस पाइप्स जहां 720 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है खरीदारी की राय। उनका मानना है कि इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, रियल एस्टेट अपसाइकिल है जिसके चलते पाइप कंपनीज को मुनाफा हो सकता है, और उसके साथ ही साथ उनका मानना है कि रियल एस्टेट का टोटल एड्रेसेबल मार्केट 14% के CAGR के साथ ग्रो कर सकता है अगले कुछ सालों में। तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है गोल्डमैन सैक्स की, जिसके चलते एस्ट्रल और प्रिंस पाइप्स दोनों ही आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहेंगे। इसके अलावा कंज्यूमर स्टॉक्स पर मक्वेरी की रिपोर्ट आई है। सबसे पहले डाबर, जहां उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस जो पहले 610 रुपीज़ था वो अब घटाकर 570 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। HUL पर भी टारगेट प्राइस कट आता हुआ नजर आया, 2580 रुपीज़ प्रति शेयर का अब लक्ष्य रखा है, और मैरिको पर 600 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य। तो नेगेटिव रिपोर्ट है मक्वेरी की कंज्यूमर स्टॉक्स पर, जिसके चलते तीनों ही काउंटर्स पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा फेडरल बैंक की बात करते हैं। ऑपरेशनल डेटा आया था चौथी तिमाही का, जिसके चलते कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार रखी है और 165 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है, और नोमुरा ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 190 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है।
डिपॉजिट ग्रोथ, एडवांसेस ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते ये दोनों ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज सुबह आई है। इसके अलावा आरबीएल बैंक की बात करते हैं, जहां सिटी ने बिकवाली की राय बरकरार रखी है और 257 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। ये भी ऑपरेशनल अपडेट्स के चलते हैं, जहां उनका मानना है कि डिपॉजिट और एडवांसेस ग्रोथ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट हायर साइड पे थे और रिटर्न ऑन एसेट आगे चलते हुए डिटीरियोरेट हो सकते हैं, जिसके चलते सिटी ने बिकवाली की राय रखी है आरबीएल बैंक पर। और लास्ट में फेडरल बैंक की बात करते हैं, जहां सिटी ने बिकवाली की राय रखी है, 135 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट रखा है। उनका मानना है कि एडवांसेस ग्रोथ काफ़ी अच्छा था, डिपॉजिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन वेज रिवीजन के चलते इस तिमाही में अर्निंग्स इम्पैक्ट हो सकते हैं और नेट इंटरेस्ट मार्जिन ट्रैजेक्टरी भी थोड़ी सी डिटीरियोरेट होती हुई नज़र आ सकती है, जिसके चलते सिटी ने बिकवाली की राय रखी है फेडरल बैंक पर और 135 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। ठीक है, थैंक यू आशीष आपका ये पूरा अपडेट लाने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही।